सुमेध और उसका दोस्त राजन घर में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी राजन रिमोट लेकर चैनल चेंज कर देता है, जिस पर मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा था। टीवी पर सुंदर सुंदर लड़कियों को देखकर दोनों की आंखों में चमक आ जाती है और वो टीवी को करीब से देखने के लिए सोफे से जमीन पर बैठ जाते हैं। राजन, दुनिया में कितनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं ना। सही कह रहा भाई, मतलब इन्हें दूर से देखो तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है। तो सोचना इनमें से एक मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाए। वो ढोलकी के लकड़ बग्गे साथ थोबड़ा लेकर विश्व सुंदरी के सपने ना देख। हर एक दोस्त कमीना होता है और उसका सटीक उदाहरण तू है। ओए रशिया की ब्यूटी देख। दोनों टीवी में आंखें गड़ाए बैठे हुए थे कि तभी उन्हें टीवी के पीछे से सुमेध की माँ सुमन आती हुई नजर आती है और फिर सुमेध रिमोट ढूंढने लगता है। सुमन उनके पास आ रही थी और सुमेध की नजर टीवी से कुछ दूर रखे रिमोट पर जाती है और फट से वो चैनल को चेंज कर देता है। सोफे में कांटे निकल आए हैं क्या, जो तुम दोनों जमीन पर पसरे हुए हो? नहीं माँ, वो हम दोनों योग कर रहे हैं, इसलिए जमीन पर बैठे हैं, है ना राजन? योग और हम कब से? तभी राज के पीठ पर सुमेध एक जोर का मुक्का मारता है और वो पीठ खुजाते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है। देखो ये भी हाँ कह रहा है। अच्छा, वैसे न्यूज चैनल लगाकर कौन सा योग होता है? आंटी जी, मुझे लगता है वो पड़ोस वाली आंटी है ना, वो आपको बुला रही है। अच्छा, वैसे मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा, फिर भी एक बार देख कर आती हूँ। सुमन के जाते ही राजन सुमेध के सर पर एक जोर से चमाट मारता है। अबे साले, चैनल क्यों चेंज किया? वही लगाना वापस से। अरे माँ आ गई थी इसलिए, और तुझे पता नहीं है कि मेरी माँ मुझे लड़कियों से कितना दूर रहने को नसीहत देती है। कभी कभी तो लगता है कि इस दुनिया से मैं कवारा ही चला जाऊंगा। अभी अगर वो देख लेती ना कि हम बैठे बैठे टीवी पर लड़कियां ताड़ रहे थे तो बस तेरे सामने ही सुताई हो जाती मेरी। हाँ तो अच्छा है ना, तुझे कुटते हुए देख के मेरा और मनोरंजन हो जाता। वैसे एक बात पूछूं, आंटी चप्पल से मारती या तेरे घर में सीख वाली झाड़ू है? अगर नहीं भी होती तो तू मुझे बताता, मैं ला देता। दोस्त तू, इतना तो कर ही सकता हूँ तेरे लिए। सुमेध उसे मारने के लिए गुस्से से घूरता ही है कि तभी टीवी पर एक न्यूज एंकर बोलती है। दोस्तों, 2000 के नोट जमा करने के लिए अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है, इसलिए 2000 के नोटों को अपने गद्दों और अलमारी से निकालकर बैंकों में जमा कराएं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। वैसे तेरे पास 2000 के नोट तो है नहीं, मुझे पता है तू कंगाल है, फिर भी पूछ रहा हूँ तुझसे, है तेरे पास? अबे कंगाल होगा तेरा खानदान। साले ये सब बकवास बंद कर और निकल अपने घर। चलो यहाँ से। राजन सर खुजाते हुए वहाँ से चला जाता है। राजन और सुमेध बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ही फिलहाल जॉब की तलाश में धीरे धीरे दिन गुजार रहे थे। एक रोज जब सुमेध बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी वो फोन अपनी पॉकेट में डालता है तो पहले से ही उसकी जेब में कुछ रखा हुआ था, जिसे निकालने पर उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसकी पॉकेट में 2000 के 3 नोट थे। अबे ये कहाँ से मेरी पॉकेट में आए? माँ को बताऊं क्या करूं? नहीं तो वो उल्टा मुझे ही सवाल पूछने लगेगी। पर इन 2000 के नोटों का मैं करूंगा क्या? एक काम करता हूँ, राजन को ही चिपका देता हूँ। इतना कहकर वो 2000 के उन 3 नोटों को लिए घर से निकल जाता है। तो इधर राजन अपनी पुरानी दोस्त पायल के साथ कैफे में बैठा हुआ था। तभी पायल उसे फोन में एक वीडियो दिखाती है। ओए राजन, देखना ये कोरियन लड़के कितने क्यूट होते हैं। काश मेरा बॉयफ्रेंड भी इतना क्यूट होता। काश मेरा बॉयफ्रेंड भी कोरियन लड़का होता। अबे बस कर, सारा दिन इसको ही देख के गुजरता है क्या? थोड़ा अगल बगल भी देख लिया कर, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही है। अच्छा, वैसे तुझे कोई विदेशी लड़की पटानी हो तो? मैं तो रशियन को ही पटाऊंगा। हाँ ठरकी, तू तो शुरू से ही कमीना है। वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब हम लड़कों को कोई पसंद आ जाए तो हम ठरकी है। अरे तू देखियो, मुझे ना एक दिन विदेशी से प्यार होगा और वो विदेशी कोई और नहीं, रशियन होगी। राजन ये बोल ही रहा था कि तभी सुमेध वहाँ आ जाता है। हाँ साले, तू प्यार भी औकात के बाहर वाली से ही करियो। अपनी ये बकैती बंद कर और बाहर चल। तू यहाँ क्या कर रहा है और क्या हो गया है? हुआ क्या है, बोल तो। यार इतनी कॉल मिलाई है, तुझे ये बकैती छोड़कर फोन उठा लेना चाहिए था ना। अब चलेगा भी ये तेरे लिए रथ मंगवाऊं। हेलो सुमेध, कैसे हो तुम? बेरोजगार और परेशान, चलता हूँ। इतना कहकर वो राजन के साथ वहाँ से चला जाता है और वो 2000 के 3 नोट दिखाकर उसे सब बताता है। तो राजन अपने कान खुजाने लगता है। यार कान मत खुजा, इन लाल नोटों को काम में कैसे लगाऊं ये बता।
बस इतनी सी बात। अरे 2000 के नोट बैंक में जमा नहीं होंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि कहीं और नहीं हो सकते। अरे एक बंदे को जानता हूँ मैं, गुरु घंटाल आदमी है। वो 2000 के 3 नोट के बदले कुछ बढ़िया सा ऑफर देगा। अच्छा चलते हैं फिर उसके पास, क्योंकि इन पैसों को मैं ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। मतलब मेरे कुछ काम आ जाए तो ही अच्छा होगा ना। अबे चिंता मत कर, आ जाएंगे काम। तेरे भाई राजन के पास सारा जुगाड़ है। अगले दिन राजन सुमेध को एक आदमी के पास लेकर जाता है जो पीली शर्ट और काली पैंट पहने एक सोफे पर पसरा होता है। उसके बाल किसी गुंडे जैसे खड़े हुए थे और हाथों में एक गजरा बंधा हुआ था और उसके आगे रखी टेबल पर एक नेम प्लेट रखी थी जिस पर लिखा था काले धन का सौदागर। ये किस नमूने के पास ले आया तू मुझे? और ये क्या लिखा है, काले धन के सौदागर? अबे मेरे पास नोटों से भरा बैग नहीं है, सिर्फ 3 नोट हैं। ऐसा है, सही जगह आए हो, क्योंकि तुम्हारे 6000 में तुम्हें ऐसा ऑफर मिलेगा जिससे तुम्हारी जिंदगी रंगीन हो जाएगी। क्यों, ये नमूना क्या मुझे रंग बिरंगी लड़ियां थमाने वाला है क्या? तू चुप कर और नोट दे मुझे। सुमेध राजन को वो 2000 के नोट निकाल कर देता है जो राजन उस आदमी को पकड़ा देता है। कुछ बातें होने के बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक 2 दिन बाद जब दोनों घर में बैठकर बातें कर रहे थे तभी दरवाजे पर दस्तक होती है तो दोनों ही नजरअंदाज करके सोफे पर पड़े रहते हैं और तभी रसोई से सुमन की आवाज आती है। अरे कानों में रुई ठूस कर बैठे हो क्या? दरवाजा खोल सुमेध। क्या मुसीबत है? सुमेध जाकर दरवाजा खोलता है और बाहर एक बहुत बड़ा गिफ्ट बॉक्स रखा था जिसे देखकर सुमेध हैरान रह जाता है। साथ ही उस पर एक पर्ची थी जिसे पढ़ते हुए वो कहता है, बम्पर ऑफर? ये किसने भिजवा दिया? राजन, ओए राजन इधर आ। तभी राजन दरवाजे पर आता है और दोनों बड़े से गिफ्ट के बॉक्स को धक्का मारकर घर के अंदर लाते हैं और उसी समय बाजार से उनकी नौकरानी चमेली भी थैला लिए आ जाती है। साहब, इतने बड़े बक्से में क्या मंगा लिया है? आपकी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? तुझे ऐसा क्यों लगता है? अरे तो ये इतना बड़ा डब्बा क्या फोकट में आयला है? अरे राजन, तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे। ये बता कि इतना बड़ा बॉक्स किसने भिजवाया होगा? अबे उस गुरु घंटाल ने क्या बोला था कि कोई बड़ा ऑफर मिलेगा। चल इसका खोल के देखते हैं क्या मिला है। हाँ साहब, खोलो डब्बा, मैं भी देखेगी। सुमित डब्बे पर लगे रिबन को जोर से खींचता है तो उसमें से बाहर आती है एक बहुत ही सुंदर विदेशी लड़की जिसके भूरे बाल, पतली कमर और बेहद गोरा चेहरा था और उसने शॉर्ट ड्रेस डाली हुई थी। उसे देखते ही सुमेध और राजन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। प्रिवेट मीना जावुद अनास्तासिया। आई गो मालकिन, आपकी बहू आई है, वो भी विदेशी, छोटे कपड़े भी पहने हैं। ये कहते हुए चमेली रसोई में जाती है और सुमेध, राजन उस लड़की को घूरते रहते हैं। ये क्या ऑफर है और ये कहाँ की है? अबे मैं क्या इसका चाचा लग रहा हूँ? मुझसे क्यों पूछ रहा है? मुझे क्या पता। विच देश मतलब कंट्री? यू कम। यार उसकी। इसकी उसकी नहीं, देश का नाम पूछ रहा हूँ। यार उसकी। तभी राजन अपना फोन निकालता है और लड़की की आवाज को रिकॉर्ड करके गूगल करता है। यार ये तो रशियन है। क्या 2000 के 3 नोटों में रशियन? ये बात सुमेध की माँ सुमन सुन लेती है तो अपनी चप्पल उतारकर दोनों के पीछे भागती है। दोनों एक दूसरे को गाली देते हुए भागते हैं और ये सारा नजारा देखकर चमेली और वो रशियन खूब हंसती हैं। कायरा की शादी होने वाली थी जिसकी वजह से उसके घर में खुशी का माहौल था। सभी लोग खुश थे। कायरा की हल्दी के लिए उसकी भाभी निशी बड़े ही प्यार से पूरे घर को सजा रही थी कि तभी उसकी सास माया अपनी बहू के पास आकर कहती है, निशी बहू, जरा ये सजावट छोड़कर पहले अपने पति परमेश्वर को फोन करके पूछ ले कि कहाँ रह गया। कह रहा था 2 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन देख 3 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आया। हाँ माँ जी, मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ। निशी अपने पति पंकज को कॉल करती उससे पहले ही फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। निशी जैसे ही कॉल को पिक करती है, कुछ ही पलों में उसके चेहरे की खुशी के एक्सप्रेशन बदलकर सदमे में चले जाते हैं। अचानक ही उसके हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है और वो जमीन पर बैठते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते माँ जी।
माँ जी ये क्या हो गया? बहू आखिर क्या हुआ? बता ना किसका फोन था और तू ऐसे रो क्यों रही है? निशी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर मेहमानों में बैठी कायरा भी उठकर अपनी भाभी के पास आती है और उसे संभालते हुए उसके रोने की वजह पूछती है, जिस पर निशी उन दोनों को बताती है कि अभी एक हॉस्पिटल से कॉल आया था, जिन्होंने बताया कि पंकज का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। ये सुनकर दोनों माँ बेटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर अपने आप को संभालते हुए तीनों हॉस्पिटल जाती हैं, जहां सफेद चादर में लिपटे पंकज के शरीर को देखकर निशी फूट फूट कर रोने लगती है। भाभी खुद को संभालो, आप ऐसे टूट जाओगी तो माँ का क्या होगा? भाई हमें छोड़ गया, अब हम तीनों को एक दूसरे का सहारा बनना है। एक दूसरे को संभालते हुए तीनों पंकज का अंतिम संस्कार करती हैं, जिसके बाद खुशियों भरे घर में अचानक ही मातम छा जाता है। इस हादसे के कारण कायरा की शादी भी पोस्टपोन हो जाती है और कुछ दिनों बाद कायरा का होने वाला पति माधव अपने जीजाजी हर्ष के साथ कायरा के घर आता है और कायरा से कहता है, कायरा तुम ठीक तो हो ना? देखो इस दुख की घड़ी में तुम खुद को अकेला मत समझना, मैं और मेरा परिवार तुम्हारे साथ हैं। आप सब तो मेरे साथ हैं। मुझे तो दुख अपनी भाभी के लिए हुआ है। 2 साल हुए थे उनकी शादी को बस, और इतनी जल्दी पति को खो दिया। मायूस हो गई, ना कुछ खाती है ना पीती है ना किसी से बोलती है। मेरी शादी के बाद माँ उनको कैसे संभालेंगी? हाँ, भाभी के साथ तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ। पता है, जब मेरी बहन की डेथ हुई थी तो जीजा जी की भी यही हालत थी। वो तो मैंने उनको अपने साथ काम में लगाकर उनका ध्यान भटकाया, पर अब भी वो कभी कभी अकेलापन महसूस करते हैं। आखिर एक जीवन साथी की जो कमी होती है वो कोई और रिश्ते थोड़ी ना पूरे कर सकते हैं। वो दोनों आपस में बात करके हॉल में जाते हैं, जहां हर्ष निशी के साथ बात कर रहा था। तो उन दोनों को देखकर कायरा कहती है, कितने दिनों बाद भाभी ने ऐसी किसी से बात की है। सच में जीजाजी, किसी रोते हुए इंसान को हंसा दिया आपने। हाँ, लेकिन वो खुद बहुत अकेले हैं। कभी कभी तो सोचता हूँ कि बोल दूं, जीजा जी आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन सोचता हूँ कि उनको कैसा लगेगा। माधव की ये बात सुनकर कायरा को भी अपनी भाभी की दूसरी शादी का ख्याल आता है, लेकिन उस समय वो इस बात को उठाना ठीक नहीं समझती। अब पंकज की मौत को लगभग 5-6 महीने बीत चुके थे। इस बीच माधव और हर्ष मिलने आते रहते थे, जिसके कारण निशी हर्ष से काफी घुल मिल सी गई थी। ऐसे ही अब कियारा की शादी की डेट दोबारा रखने के बाद एक शाम माधव और हर्ष एक मैगजीन लेकर कियारा के घर आते हैं, जिसमें हर्ष एक आउटफिट की फोटो दिखाते हुए कहता है, देखिए मैं सोच रहा हूँ माधव और कियारा के ऊपर ये आउटफिट अच्छा लगेगा। अरे अरे, मेरे बिना आप ये सब कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अरे आपके सिवा कुछ तय कैसे हो सकता है? आइए आइए दुल्हन की भाभी। जी आ गए दूल्हे के जीजा जी। निशी और हर्ष मिलकर मैगजीन देखने लगते हैं और कायरा उन दोनों को साथ देखकर अपने मन में अलग ही ख्याल सोचकर अपनी माँ को साइड ले जाकर कहती है, माँ एक बात कहूँ, देखो गुस्सा मत करना। भाभी को देखो, इतने समय से वो कैसे उदास थी। भैया के जाने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई, लेकिन आपको नहीं लगता खुशियों का हक उनको भी है? तू कहना क्या चाहती है कायरा? माँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुश रहने का हक सबको है। क्यों ना हम भाभी की शादी करवा दे, वो भी हर्ष जीजू के साथ। तू पागल है कायरा? कायरा और माया की बातें माधव सुन रहा था, जो कायरा और अपनी सास के पास आकर कहता है, जब मैंने जीजा जी और भाभी को साथ हंसते बोलते देखा तो मेरे मन में भी ये ख्याल आया, लेकिन मुझे डर था कि आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इस बात पर, इसलिए कुछ नहीं बोला। जीजा जी का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे खुशी होगी कि उनकी जिंदगी में मेरी बहन की जगह अगर भाभी लेंगी तो उनका भी खुद का परिवार होगा और शादी से 2 अधूरी जिंदगी एक दूसरे को पूरा करेंगी। पर बेटा, निशी इसके लिए कभी नहीं मानेगी और हर्ष वो भी नहीं मानेगा, और एक पल के लिए ये दोनों मान गए तो तुम्हारी माँ वो मानेगी अपनी गुजरी हुई बेटी के पति के साथ अपनी होने वाली बहू की विधवा भाभी की शादी के लिए? उनको मनाना मेरा काम है माँ, आप बस भाभी को मनाओ। माँ और जीजा जी से मैं बात कर लूंगा। माधव इतना बोलकर कुछ देर में वहाँ से हर्ष के साथ घर आ जाता है, जहाँ वो अपनी माँ कल्याणी और हर्ष को अपने मन में चल रही इस बात के बारे में बताता है। माधव को लगा था कि कल्याणी मना करेगी, लेकिन कल्याणी इस रिश्ते के लिए खुशी से हाँ कर देती है, पर हर्ष इसके लिए मना करते हुए कहता है, नहीं माधव,
तुम ये ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे तुम्हारी बहन के मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद मैंने किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन अगर आपकी जगह मेरी बहन होती तो क्या आप ये चाहते कि वो ऐसे अकेलेपन में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दे? जीजा जी, आपको एक बेरंग जिंदगी में रंग भरने का मौका मिल रहा है, प्लीज मान जाइए। निशी भाभी आपके लिए एक बहुत अच्छी जीवन साथी साबित होंगी। माधव के बहुत मनाने और समझाने के बाद आखिरकार हर्ष मान जाता है। लेकिन अब कायरा के निशी को ये बताने के बाद वो इस बात के सख्त खिलाफ होती है, जिस पर कायरा अपनी भाभी से कहती है, भाभी किसी के जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। भगवान ना करे भैया की जगह आप गई होती तो क्या मैं भैया को भी ऐसे ही सारी उम्र आपकी यादों में तड़पने देती? नहीं ना। और भाभी, मुझे आप भी भाई जितनी ही प्यारी हैं, इसीलिए मैं आपको हमेशा इस सफेद साड़ी में नहीं देख सकती। निशी अपनी ननद की इतना समझाने के बाद रिश्ते के लिए मान जाती है। दोनों परिवार मिलकर निशी और हर्ष का रिश्ता पक्का कर देते हैं, जिसके बाद शादी की मुहूर्त की बात आती है तो कल्याणी सबसे कहती है, मेरी मानो तो दोनों ननद भाभी की शादी एक ही मंडप में कर देते हैं। मैं अपने घर अपनी बेटी और बहू दोनों का स्वागत करना चाहती हूँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि दोनों की शादी एक ही मंडप में होगी। बस दुख इस बात का होगा कि मेरे इस घर को मेरी बहू और मेरी बेटी एक ही दिन सुना कर जाएंगी। माँ जी, मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। हम दोनों ही इस घर से चले गए तो आपका ध्यान कौन रखेगा? भाभी, क्यों ना माँ आपके साथ हर्ष जीजा जी के घर शिफ्ट हो जाएं? जीजा जी को माँ का प्यार मिल जाएगा और दोनों परिवार ऐसे ही मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। हाँ माँ जी, माधव ठीक कह रहा है। अकेला होने के कारण मैं अपने ससुराल में रहता था, लेकिन मेरा खुद का घर सूना पड़ा है। अगर आप दोनों साथ होंगी तो मेरे उस घर में भी एक बार फिर से रौनक लग जाएगी। अपने दामाद और हर्ष की बात मानकर माया इस बात के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में दोनों ननद भाभी की शादी एक ही मंडप पर खुशी खुशी होती है। साथ ही शादी के बाद हर्ष और निशी के साथ माया भी उनके साथ शिफ्ट हो जाती है और इस तरह दो परिवार एक दूसरे को पूरा करते हैं।